Hello everyone, I hope you all are doing well. So today we are going to do the next video of our geography series. जो हमारा geography series चल रहा है उसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो जैसे कि पिछले वीडियो में we did the eastern and western ghats. Today we are going to do the Indian coastal plain, that is eastern coastal plain and western coastal plain. Western coastal plain and eastern coastal plain. We all know that अगर हम अपने इंडियन कोस्टल प्लेन को डिवाइड करेंगे तो इन्हीं दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. Eastern coastal plains. So as we all know that this geography series is going to be very helpful to you. इसमें हम लोग जितने भी फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट वन, सबको हम लोग कवर करेंगे. और अगर आपने पिछले वीडियोस देखा है तो आपको वो देख के पता चल ही गया होगा कितना इंपॉर्टेंट ये होने वाला है. सो प्लीज डू वॉच द होल वीडियो. उसके बाद प्लीज डू कीप मेकिंग नोट्स. जो भी मैं बता रहा हूँ उनका नोट्स बनाते रहो और नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहो. एक बार आप नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे तो जो भी टर्म्स हैं, जो भी नेम्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उनसे आप फेमिलराइज हो जाओगे और एग्जाम में अगर वैसे क्वेश्चन आएंगे तो यू विल बी इजिली एबल टू डू दैट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, दैट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. तो इसको हम लोग डिफरेंस के रूप में देख लेते हैं, दोनों समझ में भी आ जाएगा. तो जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, एक सबमर्जेंट कोस्ट है. सबमर्जेंट कोस्ट. वहीं जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है इट इज नोन एज इमरजेंट कोस्ट. इमरजेंट कोस्ट. तो वेस्टर्न कोस्ट इज इरोजनल. यहाँ पे आपको इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे. मैं ईस्टर्न कोस्ट में क्योंकि काफी डेल्टास वगैरह हैं तो यू विल सी दैट कि जो भी सेडिमेंट्स वगैरह है वो डिपॉजिट होती हैं. यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, डिपोजिशनल कोस्टल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. आपको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे. उसके बाद फिर आगे बढ़े तो ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है इट इज यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिखेगा. वेस्टर्न कोस्ट यू विल एबल टू सी द नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ. वहीं आपको ईस्टर्न कोस्ट में क्या देखने को मिल जाएगा, ब्रॉड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ब्रॉड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. यहाँ पे आपको नैरो पोर्ट्स, नैरो हार्बर्स देखने को मिलेंगे. नैरो पोर्ट्स एंड हार्बर्स. वहीं आपको ईस्टर्न कोस्ट में क्या देखने को मिल जाएगा, ब्रॉड बीचेज. यहाँ पे आपको ब्रॉड देखने को मिल जाएंगे, बीचेज, इट्स ब्रॉड बीचेज. आगे बढ़ते हैं. इस साइड हम लोग लिख रहे हैं वेस्टर्न कोस्ट के बारे में, इस साइड लिख रहे हैं ईस्टर्न कोस्ट के बारे में. यहाँ पे आपको नैरो कोस्टल प्लेन्स और बीचेज यू कैन से, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे क्या नैरो कोस्टल प्लेन्स. यहाँ के बीचेज भी क्या मिलेंगे आपको, नैरो ही मिलेंगे. यहाँ पे सब ब्रॉड मिलेगा, ब्रॉड बीचेज, ब्रॉड हार्बर्स, ये सारी चीजें हैं. यहाँ पे आपको नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर्स मिल जाएंगे इन वेस्टर्न कोस्ट. नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर्स. एंड इन ईस्टर्न कोस्ट आपको यहाँ ड्रेजिंग करना पड़ता है हमें, दैट इज जो भी सेडिमेंट डिपोजिट हो जाते हैं उनको रिमूव करना पड़ता है. इसीलिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल पोर्ट्स एंड हार्बर्स. आर्टिफिशियल पोर्ट्स एंड हार्बर्स. आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे आपको जनरली प्लांटेशन एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा इन वेस्टर्न कोस्ट. प्लांटेशन एग्रीकल्चर विद क्रॉप्स सच एज कोकोनट, एरेका नट. यहाँ पे आपको राइस कल्टीवेशन देखने को मिलेगा थ्रू आउट द ईयर. अगर आप फिर वेस्टर्न में देखोगे तो यहाँ पे आपको डेल्टास देखने को नहीं मिलेंगे, बट आपको स्टोरीज देखने को मिल जाएंगे. नो डेल्टास, नो डेल्टाज बट
स्टोरेज, स्टोरेज। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इरोजनल कोस्ट लाइन है सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको क्या ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे आपका इरोजनल कोस्ट लाइन, और डेल्टाज आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जनरली डिपोजिशनल कोस्ट लाइन में। यहाँ आपको इरोजनल कोस्ट लाइन है। यहाँ पे डोमिनेंट जो रिवर्स हैं वो जनरली आपकी कौन है? नर्मदा और तापी हैं। नर्मदा एंड तापी है। और ये जो नर्मदा और तापी है ये बहती हैं आपकी रिफ्ट वैली से, रिफ्ट वैली, और यू कैन से इट रेडीमेड वैली। ये रेडीमेड वैली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैली का शेप जो है विद ईयर्स इरोजन के साथ साथ डेवलप हो चुका है, तो उसमें क्या सेडिमेंट लोड नहीं आता है। तो आप देखो कि नर्मदा और तापी रिवर में वैसा कुछ सेडिमेंट लोड नहीं है, और इस वजह से यहाँ पे क्या है आपकी डेल्टाज नहीं फॉर्म होती। ये एक रीजन हो गया क्यों यहाँ पे डेल्टाज नहीं फॉर्म होती, बिकॉज की जो भी इस वेस्टर्न कोस्ट के डोमिनेंट रिवर्स हैं उसमें सेडिमेंट्स लोड बिल्कुल नहीं है। और कुछ स्मॉल रिवर्स भी हैं, ठीक है, मैनी इस वेस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनका सेडिमेंट लोड काफी कम है। स्मॉल रिवर्स की देखी जाए तो इनका सेडिमेंट जो है लोड काफी कम है, बिकॉज की इनका जर्नी काफी शॉर्ट है, बिकॉज द जर्नी इज वेरी लेस, और यू कैन से जर्नी इज वेरी शॉर्ट। आई होप आप समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पे क्यों यहाँ पे डेल्टाज नहीं है बट स्टोरीज एंड डेल्टाज यहाँ इसलिए नहीं है कि सबसे पहली बात तो इरोजनल कोस्ट लाइन है, ठीक है। डोमिनेंट जो रिवर्स है नर्मदा ताप्ती वो रिफ्ट वैली में बहती हैं, तो रिफ्ट वैली में बहने की वजह से वो सेडिमेंट लोड नहीं ला पाती हैं, वैसा तो सेडिमेंट लोड नहीं रहेगा तो डेल्टाज नहीं है। सेकेंडली जो स्मॉल रिवर्स हैं तो थोड़ी मोड़ी सेडिमेंट्स लाती भी हैं, तो उनकी जर्नी भी शॉर्ट है, तो इसीलिए वो भी ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट लोड नहीं ला पाती, इसीलिए यहाँ पे आपको डेल्टाज का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। और यहीं आप ईस्टर्न कोस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ डोमिनेंट डेल्टाज देखने को मिल जाएंगे, डोमिनेंट डेल्टाज, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मेजर रिवर जैसे कावेरी हो गई, डोमिनेंट रिवर्स देखने को मिल जाएंगे आपका, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी एक्सेट्रा। तो इन रिवर से क्या है कि काफी हाई अमाउंट में सेडिमेंट्स आता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आप इसको डिपोजिशनल कोस्ट भी कहा जाता है, बिकॉज काफी ज्यादा सेडिमेंट्स यहाँ डिपोजिट होता है, और इसलिए यहाँ पे डोमिनेंट डेल्टास का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब देखिए कुछ चीजें देखते हैं मैथ के थ्रू। तो अगर आप कोस्टल प्लेन्स को देखो तो आपको इस तरह से दिखेगा, ये गुजरात वाली साइड है, ये हो गया हमारे इंडिया, इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मुद्रा पोर्ट। हालांकि मैं पोर्ट्स पढ़ा नहीं रहा हूँ पर फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट इज अ प्राइवेट पोर्ट विद हाईएस्ट टनेज ऑफ कार्गो। और जनरली ये मुद्रा पोर्ट आपको कहाँ मिलेगा? दिस रीजन, दिस ए रीजन। ये गुजरात को रीजन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ आपको अच्छे समझने के लिए। दिस इज प्रॉपर गुजरात। गुजरात का जो ए रीजन है दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ। ये क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ। ये जो रीजन है ये इस रीजन को हम लोग सौराष्ट्र बोलते हैं। एंड दिस रीजन, ये जो रीजन है दिस इज कथेवाड़ पेनिनसुला। कथेवाड़ पेनिनसुला। और यहाँ जो ये रीजन है, ये वाला जो गल्फ देख रहे हो दिस इज गल्फ ऑफ खंबात। आपको डिटेल में देखेंगे, बस मैप में लोकेट करने के लिए अभी देखो ऐसा ये है गुजरात में, आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला हो गया आपका गल्फ ऑफ कच्छ, ये वाला हो गया कथेवाड़ पेनिनसुला, और दिस गल्फ इज नोन एज गल्फ ऑफ खंबात। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब गुजरात के नीचे आओगे तो आपको यहाँ से जो ये वाली रीजन है इसको हम लोग कोंकण कोस्ट बोलते हैं। दिस इज कोंकण कोस्ट। दिस इज, चलो नंबरिंग देते हैं। गुजरात को नंबर 1 दे दिया हमने, फिर दे दिया कोंकण कोस्ट नंबर 2, फिर नंबर 3 पे आओगे तो यू विल सी हियर कर्नाटका कोस्ट। कर्नाटका कोस्ट, यहाँ से यहाँ वाली जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं मालाबार कोस्ट।
ये नंबर 5, ये रीजन जो है इसको हम लोग बोलते हैं मालाबार कोस्ट को नंबर 4 डाल दो। नंबर 5 दिस इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। दिस रीजन इज आंध्रा कोस्ट। दिस रीजन इज ओडिशा कोस्ट। और ऊपर आपको यहाँ वेस्ट बंगाल के पास क्या देखने को मिल जाएगा, सुंदरबन, सुंदरबन। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब इन सब डिविजन्स को हम लोग थोड़े डिटेल में देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट ओवरऑल ये मैप को आप ध्यान में रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैप से कहाँ पे क्या लोकेटेड है। मुद्रा पोर्ट देखो यहाँ लोकेटेड है, ये गल्फ ऑफ कच्छ, ये हो गया आपका कथैवाड़ पेनिनसुला, गल्फ ऑफ खंबात, कोंकण कोस्ट, कर्नाटक कोस्ट, मालाबार कोस्ट, दिस रीजन कोरामंडल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, ओडिशा कोस्ट एंड सुंदरबन। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग गुजरात से स्टार्ट करेंगे, दैट इज नंबर ए, गल्फ ऑफ कच्छ। तो गल्फ ऑफ कच्छ में आपको क्या देखने को मिलता है, हाईएस्ट टाइडल रेंज, और ये पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है। Where we can find the highest tidal range, that is in Gulf of Kutch। और सेकेंड हाईएस्ट की अगर पूछा जाए तो वो ध्यान रखना, दैट इज सुंदरबन। हाईएस्ट टाइडल रेंज कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ में, और सेकेंड हाईएस्ट टाइडल रेंज कहाँ है, सुंदरबन में। यहाँ पे काफी हाई अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, such as corals, dugongs, wild ass, कड़ी कैनल्स, कड़ी कनाल्स। तो ये सारी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। सॉल्ट का काफी यहाँ प्रेजेंस है, यू कैन सी ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर। और यहीं पे लोकेटेड है हमारा क्या, मुद्रा पोर्ट, जिसके बारे में मैंने मैप में भी आपको दिखाया था। तो स्टार मार के लिख लो मुद्रा पोर्ट, इससे यूपीएससी ने काफी बार पीआईक्यूज में क्वेश्चन पूछा हुआ है इन डिफरेंट एग्जाम्स, एंड इट इज ए प्राइवेट पोर्ट। मुद्रा पोर्ट इज ए प्राइवेट पोर्ट, एंड हियर यू विल फाइंड द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट टनेज ऑफ कार्गो, हाईएस्ट टनेज ऑफ कार्गो। दिस वाज अबाउट गल्फ ऑफ कच्छ। अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर बी, दैट इज नंबर 1 का ए हमने देख लिया, नंबर बी पे बढ़ते हैं, दैट इज कथैवाड़ पेनिनसुला। कथैवाड़ पेनिनसुला, तो ये जो हमारा सौराष्ट्र वाला रीजन है इसी के अंदर आता है। तो राष्ट्र, सौराष्ट्र वाला रीजन जो मैप में आपको दिखाया भी यहाँ पे हमने, सौराष्ट्र। यहाँ आपको मंदवी हिल्स देखने को मिल जाएगा, मंदावी हिल्स, जिसका कि हाईएस्ट पॉइंट क्या है, गिरनार। मंदावी हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, गिरनार। और इसी गिरनार में हमको क्या देखने को मिलता है, गिर फॉरेस्ट। नियर दिस गिरनार ओनली, जहाँ गिर फॉरेस्ट में जहाँ टाइगर्स, एशियाटिक टाइगर्स आपको देखने को मिलते हैं, सॉरी एशियाटिक लायंस जहाँ देखने को मिलते हैं, नॉट एशियाटिक टाइगर्स, जहाँ आपको एशियाटिक लायंस देखने को मिलते हैं। इट इज द ओनली रीजन इन द वर्ल्ड जहाँ पे अभी एशियाटिक लायंस एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। यू कैन फाइंड एशियाटिक लायंस इन दिस रीजन एंड यू ऑल नो दैट। और यहीं पे आपको मंडवी ट्राइब्स पे देखने को मिल जाएगा, मंडवी ट्राइब्स। सो ये एक पॉइंट, यहाँ आपको बॉक्साइट के रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे, साइट रिजर्व्स। यहाँ पे आपको कॉटन एंड ग्राउंड नट का कल्टीवेशन देखने को मिल जाएगा, कॉटन एंड ग्राउंड नट कल्टीवेशन, क्योंकि क्या है यहाँ पे ब्लैक सॉइल अपनी प्रेजेंट है, ब्लैक सॉइल इज प्रेजेंट। और ग्राउंड नट की अगर बात की जाए तो गुजरात इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, गुजरात हाईएस्ट प्रोड्यूसर है of groundnut because of high production in this Kathiawar Peninsula region only.
तो ये हो गई नंबर बी। नंबर सी पे बढ़ते हैं, दैट इज गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिल जाएंगे। जनरली यहाँ पे सबसे मेजर अट्रैक्शन है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Some of the famous areas of petroleum and natural gas are Ankleshwar, Kalkol, Kalol, Alia Bet, Nadir Bet, etc. These are some of the famous places known for petroleum and natural gas reserves in Gulf of Khambat. तो ये होगी गुजरात के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2, दैट इज हम धीरे धीरे सब देखेंगे। पहले कोंकण कोस्ट देखेंगे, फिर कर्नाटक, मालाबार करके सारा कुछ देखेंगे। तो क्योंकि हमने गुजरात कंप्लीट कर लिया, वी हैव कंप्लीटेड गल्फ ऑफ कच्छ, कथवाड़ पेनिनसुला एंड गल्फ ऑफ खंबात। नाउ विल मूव टू नंबर 2, दैट इज कोंकण कोस्ट। कोंकण अगर कोंकण कोस्ट की बात की जाए तो ये रीजन जो है महाराष्ट्र और गोवा वाला रीजन है, महाराष्ट्र प्लस गोवा। यहाँ पे आपको जो रत्नागिरी है, दिस इज इन महाराष्ट्र, ये मिनरल्स के लिए काफी फेमस है। कोरल्स आपको यहाँ कोंकण कोस्ट में प्रेजेंट है। मुंबई हाई, you all know that it is also located in this Konkan coast only। और जो ये मुंबई हाई वाला रीजन, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स, एंड इट इज 200 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई कोस्ट, ध्यान रखना। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंगो के लिए भी काफी फेमस है। वी ऑल नो द नेम ऑफ रत्नागिरी अल्फोंसो, लिख भी सकते हैं आप यहाँ, रत्नागिरी अल्फोंसो, इसी रीजन में आपको देखने को मिलता है। दिस वाज अबाउट कोंकण कोस्ट। नाउ लेट्स मूव टू नंबर 3, दैट इज कर्नाटका कोस्ट। कीप मेकिंग नोट्स, नोट्स बना के उसको रिवाइज करते रहो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। यहाँ पे आप, इट इज वन ऑफ द नैरोएस्ट कोस्ट इन इंडिया, कर्नाटका कोस्ट, नैरोएस्ट कोस्ट इन इंडिया। ये आपको मैकरल फिश देखने को मिल जाएगा। तो मैकरल फिश से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज नॉट एन इनलैंड फिश, इट इज ओशियनिक फिश, ठीक है। ये सैलिन फिश है, मैरीन फिश जिसको हम लोग बोलते हैं। इट इज एन मैरीन फिश, ध्यान रखना। दिस मैकरल फिश इज मैरीन फिश। यहाँ पे आपको कोकोनट और एरिका नट का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा, कोकोनट एंड एरिका नट। और दोनों का जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है? द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट एंड एरिका नट इन इंडिया इज कर्नाटका ओनली। हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटका ओनली, ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद नंबर 4 पे बढ़ते हैं, दैट इज मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको, इट इज अ कंपोजिट कोस्ट, इट इज ए कंपोजिट कोस्ट। दैट इज, कंपोजिट कोस्ट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे इरोजनल फीचर्स और डिपोजिशनल फीचर्स दोनों मौजूद है, इरोजनल प्लस डिपोजिशनल फीचर्स। यहाँ के जो बैकवाटर्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कयाल्स बोलते हैं। और अगर आप कभी केरला गए हो तो ये बैकवाटर्स में टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन है, वहाँ हाउस बोटिंग वगैरह सब होती है, ठीक है। हाउस बोट वगैरह प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे, दीज आर नोन एज कयाल्स। लगून्स भी काफी प्रेजेंट है।
For example, Ashtamuni Lake, Vembanad Lake, Ashtamuni Lake, and Vembanad Lake. So this was about Malabar Coast. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कोरोमंडल कोस्ट की तरफ. नंबर 5, that is Coromandel coast, and it is located in Tamil Nadu. ये जो रीजन है that is Tamil Nadu रीजन. यहाँ पे आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट देखने को मिलेगा. That is winter rainfall. ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूँ. जैसे कि हमारा ये रीजन है, ठीक है, यहाँ तमिलनाडु रीजन है. तो जब ईस्टर्लीज इधर से आती हैं, ठीक है, व्हेन ईस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्टर्लीज इधर से आती हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ ओशन में पिक करती है मॉइस्चर, और ये क्रॉस करने टाइम आपको केरला में थोड़ी बारिश देखने को मिल जाती है फ्रॉम दिस नॉर्थ ईस्टर्लीज. तो इसीलिए यहाँ पे विंटर रेनफॉल देखने को मिलता है, जिसको कि आप लोग मेडिटेरियन क्लाइमेट से ये कर सकते हो. बिकॉज द यूनिक फीचर ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट इज विंटर रेनफॉल. यहाँ आपको ड्राई और ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ड्राई इन द नियर कोरोमंडल कोस्ट. एंड दिस इज वेरी यूनिक इन इंडिया. इंडिया में काफी कम जगह पे ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है. दिस इज द यूनिक प्लेस इन इंडिया वेयर यू कैन सी ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, हियर यू विल फाइंड द ब्रॉडेस्ट बीचेज इन इंडिया. Broadest beaches in India. So this was about Coromandel coast. Now let's move to number 6, that is Andhra coast. It is famous for shipbuilding. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देना हो तो विशाखापट्टनम का भी ऑल नोन नेम. विशाखापट्टनम इज वन ऑफ द मेजर सेंटर्स ऑफ शिप बिल्डिंग इन इंडिया. विशाखापट्टनम, यहाँ आपको मेरीन कल्चर आपको काफी देखने को मिल जाएगा. दैट इज ग्रोइंग ऑफ मेरीन फिशेस, फॉर एग्जाम्पल इन प्लेसेस सच एज नेल्लोर एंड गुंटूर. और जो मेजर स्पीसीज जो यहाँ पे आपको कल्चर करते हुए दिख जाएंगे, दैट इज श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स. श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स. So this was about Andhra coast. Now let's move to next coast, that is Odisha coast, number 7. Odisha coast. It is all, these are also known as, यहाँ पे जो रीजन है उसको लोग उत्कल प्लेन्स भी बोलते हैं. अगर आप नेशनल एंथम जानते हो तो उसमें जो बोलते हैं बिंद हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा. तो जो उत्कल है, दिस इज डिनोमिनेटेड टू दिस ओडिशा कोस्ट ओनली. ठीक है, ओडिशा वाले रीजन को हम लोग उत्कल बोलते हैं. यहाँ पे आपको 2 बीचेज हैं, दैट इज रुशिकुल्या, RUSHIKULA, रुशिकुल्या एंड गहिरमथा, GHIRMATHA. तो ये जो बीच जो है, दीज आर फेमस फॉर ओलिव रिडली टर्टल्स. यहाँ पे काफी ओलिव रिडली टर्टल्स आते हैं, मैस हैचिंग वगैरह होती है ओलिव रिडली टर्टल्स की. तो ये ध्यान रखना, दीज 2 बीचेज. इससे क्वेश्चन भी प्रीवियसली पूछा जा चुका है. रुशिकुल्या बीच एंड गहिरमथा बीच. यहाँ पे आपको डेल्टास वगैरह भी उड़ीसा में देखने को मिल जाएगी, बिकॉज ऑफ द 3 major dominant flowing rivers, that is Mahanadi plus Vitarani plus Brahmani. सब रिवर्स से मिलके यहाँ पे काफी डोमिनेंट डेल्टा बनता है. So this is about Odisha coast. Now let's move to the next one, that is number 8, that is Sundarbans. इसको हम लोग कोलकाता कोस्ट का रीजन भी बोलते हैं, कोलकाता. We all know that you will find mangroves,
हियर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे जनरली कौन से आपको ट्रीज देखने को मिलेगी, सुंदरी ट्री, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सुंदरबंस। हियर यू विल फाइंड हल्दिया पोर्ट। तो हल्दिया पोर्ट इज एन ओशनिक पोर्ट, while as Kolkata port is inland riverine port. और यहाँ पे आपको राइस की कल्टीवेशन काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी इन वेस्ट बंगाल रीजन, ठीक है। दिस वाज अबाउट सुंदरबंस। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें जाननी चाहिए, दैट इज द मेजर पोर्ट्स। सब कुछ मेजर पोर्ट्स हम लोग मैप पे लोकेट करके देख लेते हैं, क्योंकि उनसे भी यूपीएससी रिसेंटली काफी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो लोकेट देम। इज द इंडियन कोस्टल रीजन। तो यहाँ पे आपको सबसे यहाँ पे देखने इनकी नॉर्थ टू साउथ ऑफ डायरेक्शन भी याद रखना, ठीक है, हो सकता है उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा कांदला पोर्ट। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, यू विल फाइंड हियर मुंद्रा पोर्ट। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वंदवान पोर्ट, एंड दिस इज 13th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। 13th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। हियर यू विल बी फाइंडिंग मुंबई पोर्ट। सब एक ही जगह है, आसपास ही है। वंदवान पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मतलब एक पोर्ट पे काफी ज्यादा लोड ना हो, इसीलिए आसपास यहाँ पे डेवलप कर दी गई है। जेएनपीटी पोर्ट, दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, जेएनपीटी पोर्ट। यहाँ पे आपको मरमागांव पोर्ट देखने को मिल जाएगा, मरमागोवा पोर्ट, दैट इज इन गोवा। यहाँ पे आपको मैंगलोर पोर्ट देखने को मिल जाएगा। And here you will be able to find Kochi port. These three ports are, मतलब ये 3 पोर्ट एक जगह पे इसलिए हैं बिकॉज ताकि, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक लोड है, काफी ज्यादा टन कार्गो यहाँ आती है, तो किसी एक पोर्ट पे लोड ना पड़े, इसलिए 3 पोर्ट पे थोड़ी थोड़ी लोड बटी हुई है, ध्यान रखना इस चीज को। Here you will find तूतीकोरिन पोर्ट, यहाँ पे चेन्नई पोर्ट। Here you will find Visakhapatnam port, and this Visakhapatnam is also known for shipbuilding industries. यहाँ पे आपका पारादीप पोर्ट इन ओडिशा। Here you will find हल्दिया पोर्ट इन वेस्ट बंगाल, और यहाँ इनलैंड पोर्ट है, दैट इज कोलकाता पोर्ट। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं कोची पोर्ट के बारे में। तो इट इज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट in located on 2 islands. It is located on 2 islands. That is Wellington Island and Vallarpadam Island. Wellington Island and Vallarpadam Island. ये दिस इज एन टाइडल पोर्ट, एक टाइडल पोर्ट है। नेक्स्ट, अच्छा, ये पोर्ट्स पढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप्ड पोर्ट 3 काफी न्यूज में है, उन तीनों का ध्यान रखना। ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप्ड पोर्ट, दीज आर द दीनदयाल पोर्ट, जो दैट इज द कांडला पोर्ट, इसको हम लोग कांडला पोर्ट भी बोलते हैं। देन वी हैव पारादीप पोर्ट, एंड द थर्ड वन इज डीओ चिदम्बरम पिल्लई पोर्ट, जो चेन्नई वाला पोर्ट है, डीओ चिदम्बरम पिल्लई पोर्ट। So these 3 ports
जिसको डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन बंकर्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, इसलिए न्यूज में तो इन तीनों पोर्ट्स का नाम दिया जाता है, दीनदयाल पोर्ट, दैट इज कांडला पोर्ट, पारादीप पोर्ट एंड बीओ चिदम्बरम पोर्ट। तो कोची देख लिया, कोलकाता पोर्ट को भी देख लेते हैं थोड़ा। दिस कोलकाता पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज डायमंड हार्बर। Diamond Harbour. It is India's only riverine major port. India's only riverine major port. That is जो 13-14 मेजर पोर्ट है हमारे पास, उसमें से जो रिवरीन पोर्ट एक ही है, दैट इज द कोलकाता पोर्ट। ठीक है, दैट इज इनलैंड रिवर में ये बना हुआ है, सी माउथ पे नहीं है। ठीक है, एंड इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट। इंडिया oldest operating port. So this was about Kandla port. Sorry, Kolkata port. ध्यान रखना, ठीक है, कोलकाता पोर्ट। Now let's move to Kandla port. Kandla port. It is also a tidal port, and it was built after partition when Karachi went to Pakistan. Built after partition when Karachi went to पाकिस्तान। क्योंकि पहले इंडिया पाकिस्तान जब एक था तो सारा लोड वहाँ कराची पोर्ट हैंडल कर लेती थी, बट क्योंकि कराची पाकिस्तान में चला गया तो यहाँ कांडला पोर्ट डेवलप हो गया टू बिकॉज द कराची वेंट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन। इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडल। लार्जेस्ट पोर्ट in terms of cargo handling। तो दिस वाज अबाउट कांडला पोर्ट। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मोरमागोआ पोर्ट। मोरमागाओ पोर्ट, ठीक है। मोरमागाओ पोर्ट जो है ये कहाँ पे है? इट इज ऑन जौरी रिवर स्टेचुरी। जौरी रिवर स्टोरी, ये जौरी रिवर स्टोरी पे बिल्ड है। सो दिस इज अबाउट मरमगांव पोर्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं मुंबई पोर्ट के बारे में। पोर्ट के बारे में, इट इज लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट। यहाँ पे आपको 3 डॉक्स देखने को मिल जाएंगे, 3 डॉक्स with the name of Prince Indira and Victoria। Prince Indira and Victoria, ठीक है। This was about Mumbai port. Simply they can question that the docks Prince Indira and Victoria are found in which port? आपको ध्यान रखना है मुंबई पोर्ट पे। Next we have Jawaharlal Nehru Port Terminal, or you can say Jawaharlal Nehru Port Trust, JNPT। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। इट इज वाज डेवलप्ड ऑन बेसिस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, पीपीपी मॉडल। अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखे हुए, तो यू विल नो दैट पीपीपी इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इट इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट एंड लीडिंग कंटेनर पोर्ट। artificial port and leading container port। तो दिस इज अबाउट JNPT। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं चेन्नई पोर्ट के ऊपर। तो चेन्नई पोर्ट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। सेकंड लार्जेस्ट container port। Next we have Paradip port। This is the first major port established after independence। First major port
established after independence. Now let's move to Tuticorin port, and this is the वीओ चिदम्बरम पिल्लाई पोर्ट. तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, दैट इज वीओ चिदम्बरम पिल्लाई पोर्ट. तुतिकोरिन पोर्ट ये चीज ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड पोर्ट. अभी न्यूज में ये 3 पोर्ट डेवलप हुए थे. तुतिकोरिन पोर्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं मेंशन करता हूँ, वीओ चिदम्बरम पिल्लाई पोर्ट. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव विशाखापट्टनम पोर्ट विच इज नेचुरल हार्बर. विशाखा एक नेचुरल हार्बर है. नेक्स्ट वी हैव बंदवान पोर्ट. वृंदावन पोर्ट, ये क्या हो जाएगी, 13th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया. 13th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, एंड इट इज डेवलप्ड बाय JNPT ओनली, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ओनली. ठीक है. कौन डेवलप किया है इसको, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया, ताकि यहाँ का जो क्राउड है, थोड़ा यहाँ का जो टनेज है, उसकी लोड कम हो सके और उसको डाइवर्ट थोड़ा बहुत कर दिया जा सके इस पोर्ट पे, क्योंकि एक पोर्ट पे JNPT काफी बिजी हो चुकी थी, तो उसको ये डाइवर्ट करने के लिए. सो दिस इज अबाउट टुडेज ज्योग्राफी क्लास. हमने इंडियन कोस्टल प्लेन्स को अच्छे से देख लिया, ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट की सारी जगहों को देख लिया, मेजर पोर्ट्स को देख लिया. तो आई होप आपको अच्छी से सारी चीजें समझ में आ गई होगी, आपने सारी चीजों के नोट्स बना ली होगी, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू. So if you like it, please do like, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you regular basis. Regular basis पे आपके लिए ऐसे वीडियोस को बनाने में काफ़ी हार्ड वर्क लगता है, और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज रेगुलरली आप सबके लिए बना पाएं. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.